गुड मॉर्निंग बच्चों बीए थर्ड की जो हमारी क्लासेस चल रही हैं उसी क्रम में हमने चैप्टर नंबर 4 देखा था। चैप्टर नंबर 4 था कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, यानी जो हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं उनका संरक्षण किस प्रकार हम करते हैं। इस चैप्टर में हमने देखा। ये चैप्टर पढ़ने के बाद बच्चों इस सेशन में हम कोशिश करेंगे कि उन प्रश्नों का उत्तर दिया जाए, उन समस्याओं का समाधान किया जाए जो आप लोगों को आ रही हैं। तो इसी क्रम में बच्चों आज शुरुआत करते हैं इस डाउट क्लियरिंग सेशन में। पहला सवाल था कि प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं। बच्चों जैसा मैंने कई बार उस वीडियो में और उससे पहले भी आपको बताया कि प्राकृतिक संसाधन वो सारी वस्तुएं हैं जो प्रकृति ने हमें दी हैं और मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करती है। बस इसकी शर्त यह है कि किसी भी वस्तु को प्रयोग करने की टेक्नोलॉजी यानी तकनीक हमारे पास होनी चाहिए ताकि हम उस वस्तु का अधिक से अधिक प्रयोग कर पाएँ। तो इस प्रकार प्राकृतिक संसाधन वो सारी चीज़ें हैं जो मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करती हैं। किसी भी प्रकार की, किसी भी आकार की वो वस्तु हो तो वो संसाधन के रूप में वर्गीकृत की जा सकती है। बस शर्त यह है कि वो मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करती है। तो इस तरह यदि हम देखें अपने पर्यावरण में, अपने चारों तरफ, तो हम पाएंगे कि प्रकृति ने हमें बहुत सारी चीज़ें दी हैं। ये सारी की सारी चीज़ें प्रकृति के द्वारा दी गई जो चीज़ें हैं वो संसाधन के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं जब हम उनको प्रयोग करने की कुशल तकनीक का विकास कर लेते हैं। आप पाएंगे कि हम अपने चारों तरफ देखते हैं, वन हैं, जीव जंतु हैं, या नदियां हैं, महासागर है, ज़मीन है, ये हवा है, ये सभी एक तरह से प्राकृतिक संसाधन हैं क्योंकि ये मानव के विभिन्न कार्यों में मानव की मदद करते हैं। अगला इस चैप्टर से जुड़ा हुआ एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, क्योंकि ये चैप्टर संरक्षण पर आधारित था। तो संरक्षण क्या होता है या संरक्षण क्यों करें, ये भी एक इम्पॉर्टेंट सवाल है जो कई बार हमें पता नहीं चल पाता। बच्चों यदि हम देखें तो धरती पर जो साधन हैं, संसाधन हैं, वो काफ़ी बड़ी मात्रा में मिलते हैं, लेकिन जनसंख्या भी बहुत है। इस तरह जो मानव की आवश्यकताएं हैं वो असीमित हैं और साधन जो हैं सीमित हैं, यानी रिसोर्सेज आर लिमिटेड, वांट्स आर अनलिमिटेड। उसी प्रकार यहाँ पर एक संसाधन के एक से अधिक तरह के प्रयोग हो सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर यदि हम देखें तो कृषि योग्य भूमि जो है एक संसाधन है। चाहे तो हम उस पर नगर बसा सकते हैं, चाहे उस पर हम उन्नत कृषि कर सकते हैं। तो एक ही रिसोर्स के मल्टीपल यूज़ होने के कारण हमें संरक्षण की आवश्यकता पड़ती है। संरक्षण एक ऐसी गतिविधि है, एक ऐसा दृष्टिकोण है जिसमें हम संसाधनों का कुशलतम प्रयोग कर पाएँ, इस बात की ओर ध्यान दिया जाता है। क्योंकि साधन जो हैं वो सीमित हैं, आवश्यकताएं असीमित हैं। उन सीमित साधनों से अधिक से आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके, अधिक से अधिक लोगों की बेरोजगारी, अधिक से अधिक लोगों की गरीबी को दूर किया जा सके, तो इस प्रकार संरक्षण की आवश्यकता पड़ती है। संरक्षण उन सभी वस्तुओं का करना पड़ता है जो हमें किसी न किसी प्रकार से सहायक होती हैं विकास में। आप देखें आज जैसे जैसे अर्बनाइजेशन हो रहा है, नगरीकरण तीव्र गति से हो रहा है, औद्योगिकरण हुआ है और मानव का प्रकृति में हस्तक्षेप बढ़ा है, वैसे वैसे सभी संसाधनों पर दबाव पड़ा है। कई संसाधन बिल्कुल खत्म होने की कगार पर हैं। जैसे आपने सुना होगा कोयला है या विभिन्न प्रकार के ईंधन जो हैं, जीवाश्म ईंधन जो हैं, वो लगभग ख़त्म होने की कगार पर है। तो आवश्यकता इस बात की है कि हम जो भी संसाधन हैं उनको अच्छे से प्रयोग करें, उनका कुशलतम प्रयोग करें, ताकि वो आने वाली पीढ़ी के लिए बचे रहें और वर्तमान पीढ़ी के जो समस्याएं हैं जैसे गरीबी है, अशिक्षा है, इनके समाधान के लिए प्रयोग में भी रहें। संरक्षण कभी भी ये नहीं कहता कि हमें उस चीज़ का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपके घर में लाइट है और आप संरक्षणवादी विचारधारा में ऐसा सोचते हैं कि हमें संसाधनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, तो आप रात को भी लाइट नहीं जलाएंगे। तो जब आप लाइट जलाएंगे ही नहीं तो वो किस प्रकार आपके लिए संसाधन हुआ और किस तरह वो आपके विकास में सहायक हुआ। तो संरक्षण के अंतर्गत हमें वस्तुओं का प्रयोग सतत रूप में करते रहना चाहिए, लेकिन जो अंतर आएगा वो उसके कुशलतम प्रयोग यानी ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन की तरफ
आएगा। तो इस प्रकार संरक्षण बहुत ही महत्वपूर्ण गतिविधि है जो वर्तमान की आवश्यकता के रूप में उभरी है। इसीलिए आप सभी को विश्वविद्यालय स्तर पर ये सिलेबस में दिया गया है ताकि आप समझ पाएँ कि किस संसाधन की किस प्रकार के संरक्षण की आवश्यकता है। आगे चलते हैं बच्चों। इसी चैप्टर में हमने देखा कि विश्व में बहुत प्रकार के आर्थिक संसाधन मिलते हैं, प्राकृतिक संसाधन मिलते हैं। इसी में था मत्स्य उत्पादन, और मत्स्य उत्पादन के मैंने बहुत सारी विशेषताएं आपको बताई। विश्व में बताया कि किन क्षेत्रों में अधिक मछलियां पकड़ी जाती हैं, और जिन क्षेत्रों में अधिक मछलियां पकड़ी जाती हैं आदर्श दशाएं मिलती हैं, उन्हें बैंक्स कहते हैं। जॉर्ज बैंक हो या डागर बैंक हो, तो इस तरह बहुत सारे बैंक हैं जहाँ पे बहुत सारी मछलियाँ पकड़ी जाती हैं। तो आपकी तरफ से एक प्रश्न आया था कि सर वो कौन सी परिस्थितियाँ हैं जब अधिक मछलियाँ पकड़ी जाती हैं। तो मछलियों के लिए जो आदर्श दशाएं हैं बच्चों, सबसे पहला है कि उनको खाने के लिए पर्याप्त मात्रा में प्लैंकटॉन्स मिलने चाहिए। अब ये प्लैंकटॉन्स क्या होते हैं बच्चों? महासागर के पानी में बहुत छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक कीड़े जो जीव जंतु के रूप में क्लासीफाई हो सकते हैं या वनस्पति के रूप में क्लासीफाई हो सकते हैं, ये प्लैंकटॉन्स मिलते हैं। ये प्लैंकटॉन्स मछलियों का खाना होते हैं, और जहाँ मछलियों का खाना अधिक मिलता है हम समझ सकते हैं कि उन्हीं क्षेत्रों में अधिक मछलियाँ होंगी। अब ये किस जगह ज़्यादा मिलते हैं? तो यहाँ पर ज्योग्राफी में एक शब्द आता है, अपवेलिंग ज़्यादा हो रही है। अपवेलिंग यानी नीचे से ऊपर जो न्यूट्रिशियस वाटर है वो आ रहा हो। ये मूल रूप से उन स्थानों पे मिलता है जहाँ पर ठंडी और गर्म जलधाराएं मिल रही हैं। चाहे जापान के पास तट की बात यदि करें, क्यूरोशिवो और आयोशिवो की धारा। इसी तरह यदि हम यहाँ पर अमेरिका के न्यू फाउंडलैंड की बात करें तो लेब्राडोर और गल्फ स्ट्रीम जो गर्म और ठंडी जलधाराएं मिलती हैं वो मछलियों के उत्पादन के लिए, मछलियों के विकास के लिए आदर्श दशाएँ देती हैं। साथ ही साथ इन क्षेत्रों में जो विकसित देश हैं, जैसे यहाँ कनाडा है या अमेरिका है, उसी तरह जापान है, इनके पास अच्छी टेक्नोलॉजी है जिससे वो अधिक से अधिक मछलियाँ पकड़ पाते हैं। तो न केवल मछलियाँ होना बल्कि मछलियों को पकड़ने की अच्छी टेक्निक और साथ ही साथ गर्म और ठंडी जलधारा के मिलने के कारण प्लैंकटन का विकास जो है वो मछलियों के लिए आदर्श दशाएँ देता है। तो इसी प्रकार उन चारों क्षेत्रों में अधिक मछलियाँ पकड़ने के ये दो मूल कारण स्पष्ट होते हैं। आगे था कि मृदा संरक्षण किस तरह किया जाए। बच्चों, जैसे हमने कहा कि धरती पर विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक संसाधन मिलते हैं और ये संसाधन जो हैं मानव विकास को आधार प्रदान करते हैं। उसमें मिट्टी और भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि हमारी सभी की जो खाद्य सुरक्षा है वो मिट्टी की गुणवत्ता और उसकी उपलब्धता पे ही निर्भर करती है। यदि इस क्रम में देखें तो पिछले काफ़ी समय से मानवीय हस्तक्षेप के कारण या कई बार प्राकृतिक आपदाओं के कारण मिट्टी का तीव्र गति से कटाव होता है। यदि हम बिल्कुल सिंपल सोचें तो मिट्टी का कटाव उन क्षेत्रों में ज़्यादा होता है जो वनस्पति विहीन है। तो संरक्षण की जो सबसे पहली विधि हो सकती है वो होती है कि हम अधिक से अधिक पेड़ लगाएं ताकि वनस्पति विहीन जमीन ना रहे। इसी क्रम में यदि हम देखें तो हम अपनी कृषि प्रणाली में यदि सुधार करें, हम कम कीटनाशकों का प्रयोग करें, हम ऐसी तकनीक का प्रयोग करें जिससे मिट्टी बंधी रहे, हम छोटे छोटे चेक डैम्स लगाएं, हम नदियों के उफनते पानी को रोकने के लिए, उनके बहाव को रोकने के लिए जगह जगह जो स्टॉपेज है वो बनाएं। इस तरह ये जितने भी हम प्रयास करते हैं, इन प्रयासों में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो हमें देखने को मिलती है कि यदि हम अपनी भूमि की ढलान को कम कर पाएँ, हम उस तरह के कार्य कर पाएँ जिसमें स्लोप रिडक्शन इम्पॉर्टेंट हो, ढलान की कमी हो, तो पानी कम बहेगा, कम गति से बहेगा और कम गति से बहता पानी जो है वो मिट्टी को नहीं काटता है। तो इस तरह हमें उस तरह के प्रयास करने चाहिए जिसमें जो जल है और जो हवा है दोनों का ही प्रभाव भूमि पर कम से कम पड़े, जिससे मृदा अपरदन कम हो और जिससे हम मृदा संरक्षण कर पाएँ। ये तो होता है सिर्फ फिजिकल एस्पेक्ट। हमें उसकी क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए भी बहुत सारे प्रयास करने चाहिए। संरक्षण में न केवल क्वांटिटी यानी उसकी संख्या ही नहीं बल्कि उसके गुणों की भी बात होती है। तो गुणों को सुधारने के लिए हमें अपने जो फसल तंत्र है यानी हम जो क्रॉपिंग पैटर्न जैसे हम बोते हैं, हम हमेशा खेत में लगभग एक ही तरह की, यदि पंजाब हरियाणा की बात करें तो हम
गेहूं और चावल की एक चक्र बोते हैं। तो काफ़ी समय से हम उसी प्रकार की यदि फसल बोएं तो खेत में, मिट्टी में उन खास तत्वों की कमी हो जाती है जो उस फसल को आवश्यक होती है। तो इस प्रकार आवश्यकता इस बात की है कि हम स्लो प्रोडक्शन करें, हम खेतीबाड़ी के तरीके सुधारें, हम पशुओं को चरने के लिए जो तरीका है उसको सुधारें, जिससे हमारी मिट्टी बचे और हमें जल और जो हवा है दोनों से ही मिट्टी की संरक्षण करना है, ताकि हमारी जो मिट्टी है वो बची रहे, उसकी गुणवत्ता भी बची रहे। बच्चों, इसी चैप्टर में हमने धरती पर विद्यमान जो 71% जल है, जिसको हम महासागरों के रूप में जानते हैं, उसके बारे में पढ़ा। एक चैप्टर में, इसी चैप्टर में जो महासागरों का जलीय परिवहन है उसकी बात की गई। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि महासागर जो हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है, आवागमन का एक साधन है। प्राचीन समय में ऐसा माना जाता था कि महासागर बाधक है। जब हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, नावें नहीं थी, हमारे पास उस तरह का विकास नहीं था, तो आप देखेंगे बहुत कम जो लोगों के बीच में आवागमन होता था वो जो था पानी के माध्यम से ना होके ज़मीन के माध्यम से होता था। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में सुधार हुआ है, नई टेक्नोलॉजी आई है, तो अब महासागर जो हैं एक जोड़ने वाले तत्व हैं, बाधक नहीं है, बल्कि इन्होंने विकास के नए आयाम खोले हैं। आज विश्व का जो 95% विदेशी व्यापार है वो इसी रास्ते से होता है। तो महासागर जो है परिवहन के लिए, आवागमन के लिए, इंटरेक्शन के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सस्ते साधन है। यदि इस क्रम में देखें तो विश्व में कई ऐसी महत्वपूर्ण नहरें हैं, कई ऐसे महत्वपूर्ण जलीय मार्ग हैं जो आपको पता होने चाहिए। सबसे पहला है सुएज नहर। सुएज नहर 1869 में बनी बच्चों, जो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। यदि आप मानचित्र में देखें, भूमध्य सागर में जो देश हैं या यूरोप के जो देश हैं, इससे पहले 1869 से पहले यदि किसी को पूर्वी एशिया या दक्षिण एशिया आना होता था तो पूरे अफ्रीका का चक्कर लगा के आना होता था, जिसके कारण काफ़ी समय लगता था, काफ़ी ईंधन खर्च होता था, और आप जानते हैं अधिक समय मतलब अधिक व्यय करना पड़ता था। 1869 के बाद यहाँ भूमध्य सागर से लाल सागर के बीच में एक नहर खोद दी गई, जिसको सुएज नहर कहते हैं। ये मिस्र के अधीन आती है, और यहाँ से जब ये नहर ऑपरेशनल हो गई तो अफ्रीका का चक्कर लगा के नहीं आना पड़ता था यूरोप वासियों को, मध्य एशिया, दक्षिण एशिया, जिसके कारण काफ़ी समय बचा और लगभग 7-8 हज़ार किलोमीटर की दूरी तय करनी कम पड़ी, जिसके कारण आप समझ सकते हैं कि विकास के नए आयाम खुले। आज यूरोप के साथ और दक्षिण एशिया के साथ जो व्यापार होता है ज़्यादातर इसी रूट के थ्रू होता है। इसी तरह एक महत्वपूर्ण कैनाल है पनामा कैनाल। पनामा कैनाल पनामा इस्थुमस में खोदी गई, जो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के लगभग बीच में है। इसका फ़ायदा सबसे अधिक उन देशों को हुआ जो मूल रूप से पूर्वी तट से पश्चिमी तट जाने के लिए दक्षिणी अमेरिका को घूम के आते थे। यानी मान लीजिए अगर आप यूएसए का भी उदाहरण लें, यदि आपको सैन फ्रांसिस्को से वॉशिंगटन डीसी आना होता था पानी के जहाज़ में, तो का पूरा दक्षिण अमेरिका क्रॉस करके फिर आना होता था। तो पनामा कैनाल ने क्या करा, जो प्रशांत महासागर है और अंध महासागर है उसको जोड़ दिया, यानी अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन को जोड़ दिया, जिससे अब आवश्यकता नहीं रही कि आप पूरा का पूरा दक्षिण अमेरिका जो है वो घूम के आएँ। अब बीच में एक शॉर्टकट बन गया। ये भी विकास के लिए एक नया आयाम था। इससे भी विदेशी व्यापार को काफ़ी बढ़ावा मिला, और ख़ास तौर से जो पूर्वी तटीय शहर हैं और जो पश्चिमी तटीय शहर हैं अमेरिका के, वहाँ पे आवागमन और व्यापार को आराम से होने लगा। इन सबसे पहले एक रास्ता था जिसको केप ऑफ गुड होप कहते हैं। केप ऑफ गुड होप, आप देखें, यदि हम इतिहास देखें तो आप सभी को पता है कि वास्को डी गामा सबसे पहले भारत आया, और जब वो भारत आया तो वो पुर्तगाली था। पुर्तगाल से उसने यात्रा शुरू की और पूरा अफ्रीका का चक्कर लगाते हुए साउथ अफ्रीका में केप टाउन के पास में वो रुका सबसे पहले आके, और फिर वहाँ से उसने आगे की यात्रा शुरू की। तो ये जो घूम के आने वाला रास्ता है, जिसमें यूरोप के जो निवासी हैं, यूरोप के जो व्यापारी हैं, वो पूरे के पूरे अफ्रीका को घूम के आते हैं भारत में और दक्षिण एशिया में। इस रास्ते को केप ऑफ गुड होप कहते हैं। ये काफ़ी पुराना रास्ता है, और
आजकल इसका प्रयोग कम होता है क्योंकि सुएज कैनाल ने जो इस रास्ता था उसकी इम्पोर्टेंस को कम कर दिया। इसी क्रम में आपको पता होना चाहिए बच्चों के सबसे ज़्यादा जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है, जो सबसे बिजी रूट है, वो कहाँ है। अगर हम महासागरों के बिजीएस्ट रूट की बात करें तो वो जो हमारा नॉर्थ अटलांटिक ओशन है, यानी उत्तरी जो अंध महासागर है वहाँ है, जिसमें एक तरफ यूरोप है और एक तरफ अमेरिका है। दोनों ही समृद्ध हैं, दोनों ही औद्योगिक देश हैं जहाँ उत्पादन काफ़ी अधिक होता है। तो दोनों के बीच में कच्चे माल और तैयार माल का निर्यात आयात के लिए इस उत्तरी अटलांटिक महासागर रूट का प्रयोग किया जाता है, जो सबसे बिजीएस्ट रूट है वर्ल्ड का ओशनिक ट्रेड के पर्सपेक्टिव में। तो इस तरह बच्चों ये ओशनिक रूट भी महासागरों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। अब बच्चों कई छात्राओं ने मेरे से ये जानने की कोशिश की सर एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चन आएंगे इस चैप्टर से। तो बच्चों ज़्यादातर एग्ज़ाम में इस चैप्टर से क्वेश्चन जो आता है उसमें एक रिसोर्स आपसे पूछा जाता है, से सॉइल पूछा कि सॉइल कंजर्वेशन क्या होता है और किस मेथड से किया जाता है। तो आपको उनका डिटेल में पहले सॉइल इरोजन किस प्रकार होता है, फिर सॉइल कंजर्वेशन क्यों आवश्यक है और फिर क्या मेथड्स हैं, इस तरह डिटेल्ड आंसर पूछा जाता है। तो आपको याद क्या करना है, सबसे पहले तो एक तो कंजर्वेशन की आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए, इसकी फ़िलॉसफी आपको पता होनी चाहिए और साथ ही साथ किसी भी रिसोर्स के संरक्षण की प्रमुख विधियां आपको पता होनी चाहिए। 5-7 रिसोर्सेज हमने क्लास में डिस्कस किए हैं, सभी के जो मेथड्स हैं कंजर्वेशन के वो भी हमने डिस्कस किए हैं, तो आप उनको ध्यान से देखें। एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में पक्का आते हैं। तो बच्चों ये था आज आपका जो डाउट क्लियरिंग सेशन था चैप्टर नंबर 4 का, जिसका टाइटल था कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। मैंने प्रयास किया कि आपके जो भी प्रश्न थे उनका समाधान किया जा सके। अभी भी यदि आपके कोई प्रश्न हैं जिनका उत्तर नहीं मिल पाया है आपको, तो व्हाट्सएप के माध्यम से आप मेरे से जुड़ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपके जो प्रश्न हैं उनका उत्तर दिया जा सके। तो बच्चों जो आपको क्लासेस लगाई जा रही हैं ऑनलाइन और साथ में जो आपको स्टडी मटेरियल दिया जा रहा है उनको आप ध्यान से पढ़ें, और जो आपके हर चैप्टर के बाद टेस्ट होता है उसको भी अवश्य दें। बहुत सारी छात्राएँ वो टेस्ट नहीं दे रही हैं, आपको उसको टेस्ट पक्का देना है ताकि आपके एक रिकॉर्ड जनरेट हो पाए कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। तो ये मार्क्स की बहुत इंपॉर्टेंस होती है, यूनिवर्सिटी इन्हीं पे आपके जो फर्दर मार्क्स हैं उनको डिसाइड करते हैं। तो आपसे सभी से रिक्वेस्ट है कि ध्यान से पढ़ें और टेस्ट पक्का दें। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, धन्यवाद। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।